हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में सेक्शन ई में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसका रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है सेक्शन ई का उसका हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम्स। यहाँ पे मैंने ये जो लिमिटेशंस दी गई हैं उसके खाली मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब कि रिवीजन करेंगे और आपको ये जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है पूरा आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो अब हम उसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अ बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स मेन begin its exchange transactions through the system is called barter system। मतलब कि जो भी हम एक्सचेंज करें गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करें दैट इज कॉल्ड अ barter system। as production increase and become more diversified the barter system appear to be more and more inconvenient to exchange। it continues so long as population was small, wants are limited, life was simple and socially was self-sufficient। For example, a farmer cultivating wheat would store the required stock and would change the remaining wheat to get rice, clothes or shoes। Similarly, a cobbler would get clothes and food by exchange the shoes he made। बार्टर सिस्टम कब यूज़ होता था कि जब हम कोई भी ह्यूमन बींग्स उनकी जो डिमांड्स थी वो लिमिटेड थी, लाइफ सिंपल थी, बट जैसे जैसे कल्टिवेटिंग होता था लाइफ चेंज होती गई वैसे वैसे इस तरह के सिस्टम से हमारी गुड्स एंड डिमांड गुड्स की जो डिमांड है उसे सेटिस्फाई करना डिफ़िकल्ट होता गया। कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि वीट जो फार्मर है उसका क्या, अगर वो वीट अगर उससे है वो प्रोडक्शन करता है तो उसके जितना ज़रूरत है वो अपने पास रखता है, बाकी का वो राइस क्लोथ एंड शूज़ खरीदने में उसे एक्सचेंज कर लेता है। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे इस तरह की चीज़ों की जो हम बोलते हैं ना कि प्रॉपर हम उसको एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम नहीं कर पाते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम आर एज अंडर। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स। With the social economic development, the needs of human beings increase to the economic structure, which was simpler to become more complicated. Now, those who had rice and exchange wheat, he did not wheat but cloth under barter. While on the other hand, one who had clothes did not want rice but wanted ghee in the exchange and the change clothes. Thus, they were difficult in establishing a need for each other's goods or service, make the barter possible. It a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods। एज अ ह्यूमन बींग हमें कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए वो हमें नहीं पता होता, इसलिए प्रॉपर एडजस्टमेंट्स जो है वो पॉइंट्स की हमें मेज़र करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड इज डिफ़िकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम विद द स्टोर वैल्यू। मीन्स हियर द वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। अ फार्मर में एक्सचेंज वेट ऑफ बैग ऑफ शूज और क्लॉथ, but productivity rise, he or she product more wheat, there arise a problem of a strong surplus। If wheat can be stored for a long period, then the future date such stock wheat can be exchanged for new pair of shoes or clothes or rice। But the question arises how to store wheats। मतलब कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन अगर हमने लार्ज स्केल में किया है तो उसको हम थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रखते हैं, बाकी का फिर हम दे देते हैं, बट उस गुड्स को हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है इन बार्टर सिस्टम। देन आफ्टर थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। With the introduction of division of labor and specialization in the industry-driven economy, the issue of measuring the values is of the goods and service emerged. Exchanging wheat for rice was simple, but now large number of goods become available for the exchange value of wheat। अब यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू हम कितनी रखेंगे कि कोई भी गुड्स अगर हमें परचेस करना है तो उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विस जो है वो हमें देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेज़र करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हम कब कितना मेज़र करें वो हमें पता नहीं चल पाता। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी विच बिकम अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ ट्रेड।
कि यहाँ पे ये जो लिमिटेशंस हमें दी गई हैं कि 1 kg जो 20 kg वेट के लिए हमें कितना राइस चाहिए या कितना मीटर कपड़े के लिए हमें वेट देना पड़े, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो हम बोलते हैं ना कि मनी की ओरिजिन और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरत पड़ी, मतलब कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू की हमें ज़रूर पड़ने लगी थी। उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशंस। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का मीनिंग और उसके कॉजेज़ हमें दिखाने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। इन्फ्लेशन मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी according to the AP learner, a situation of excess demand over a supply of goods is called inflation। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे गुड्स की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू द AP लर्नर कि अगर हमारी डिमांड जो है वो हमारी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ACP, इन्फ्लेशन इज सेड टू बी द अकर व्हेन द मॉनेटरी इनकम राइज फास्टर देन रियल इनकम। मतलब कि हमारी जो इनकम है, मॉनेटरी इनकम मतलब कि जो हमारी इनकम वो हमारी ट्रू इनकम से ज़्यादा स्पीडी बढ़े, then the situation is called inflation। The constant and steady increase in price leads to decrease in the purchasing power of money। According to the J.M. Keynes, the real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of full employment of factors। अब यहाँ पे हमें causes दिए गए हैं, causes of inflation। There are two major factors affecting the price of goods and demand and supply। Hence, the major causes affecting the inflation are increase in demand and increase in production cost। तो यहाँ पे मेजरली कोई भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दो जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज़ प्राइस एंड फर्स्ट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स हमें दिए गए कि जिसके कारण हमारी जो प्राइस है वो जो इन्फ्लेशन है, मतलब कि कंटिन्यूसली प्राइस राइज होता है, उसके रीजंस यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे मैंने सेम इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मैंने खाली पॉइंट्स लिखे हैं, बट हम उसकी डिटेल में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो पूरा आपकी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया हुआ है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। Monetarists consider inflation as a purely monetary phenomenon। According to them, if there is an increase in money stated, individual earn more income because of which demands of necessity increase। Against the increasing demand, the supply remains steady, leading to increase of price inflations। Markup said that too much money chasing too few goods causes इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली अगर हमारे गुड्स की प्राइस अगर हमारी इनकम बढ़ती है, अगर हमारे पास मनी ज़्यादा होता है तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट अगर उस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हमें गुड्स नहीं मिलता दैन इट विल बी कॉल्ड इन्फ्लेशन, मतलब कि तब इन्फ्लेशन जनरेट होता है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एज इंडिया इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। Government incurs expenditure after installing infrastructures, provisions for basic utilities or providing employment, which increase the supply of money in economy. This increase the income and demand of the people, which leads to rise in general price level। If government can circulate money in excess of production cost and service in economy by increasing public expenditure, then the rise of general price level gain more momentum। मतलब कि मीन्स कि जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्राइस बढ़ाती है। इसलिए थर्ड रीज़न इज़ ओवर population in India। There is a 2% increase in population leading to an increase in demand of individual। The increase in population causes the increase in demand, basic requirements, and when the supply is insufficient, the price level increase। When the population is constant but the purchasing power increase due to rise of their income, where there is an increase in price levels। मतलब कि यहाँ पे जैसे जैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो एज अ रिज़ल्ट हमें सप्लाई अगर उसका कभी नहीं होता है तो कोई भी गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन आफ्टर सेकेंड कॉजेज इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस इज सप्लाई ओरिएंटेड।
Supply oriented economists believe that when there is an increase in production cost, there is an increase in price. कि ऑब्वियसली अगर हमारे गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो हमारे गुड्स की प्राइस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इफ़ देयर इज सम इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन is an increase of price of goods and service. The inflation cost due to this production cost is called cost pull inflation और supply pull inflation. मतलब कि अगर हमारा जो गुड्स का जो भी सप्लाई है जो भी वैल्यू है वो प्रोडक्शन कॉस्ट के रिलेटेड मतलब कि मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स या रॉ मटेरियल के कारण अगर बढ़ती है देन इट इज कॉल्ड द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई पुल इन्फ्लेशन. उसके बाद के हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो रीजंस दिए गए वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं अदर रीजंस, बट मेनली यहाँ पे मेजर तो रीजन्स है इन्फ्लेशन के, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. बट कभी कभी अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अगर रिगार्डिंग अगर होता है तो उसके कारण अगर इंपोर्ट गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, इंपोर्ट टैक्स बढ़ जाता है, तब भी हमारे गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है. ये सारी चीज़ें अब उसमें यहाँ पे हमें 3 रीजंस दिए गए. फर्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स ज़्यादा लेते हैं, अगर टैक्सेशन पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा होता है तो एज अ रिज़ल्ट कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो उसके गुड्स की प्राइस बढ़ाता है और हमारे यहाँ पे जनरली जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है. सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट. कि अगर यहाँ पे 70% हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से आता है, इंपोर्ट के थ्रू. अब यहाँ पे अगर इंपोर्ट ऑयल जो है कि इंपोर्ट ड्यूटी है अगर बढ़ जाती है यहाँ पे, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारी कंट्री में भी उस जो भी क्रूड ऑयल है उनकी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है. थर्ड इज स्कैरसिटी. When there is a scarcity in the term of raw material, electricity or any requirement of production, it leads to increase in price level to the goods and service. If scarcity prevails for a long period during the production or extensive in nature, it causes inflation. मतलब कि अगर कोई भी गुड्स या सर्विस की शॉर्टेज होना, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विस की शॉर्टेज होती है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक वो शॉर्टेज चले, दैट मीन्स इट विल कोज अ रीज़न फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन. मतलब कि उस गुड्स की प्राइस हमारी बढ़ जाती है. कि यहाँ पे ये जो 3 रीजन्स दिए गए हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन पब्लिक का प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड स्कैरसिटी, ये तो खाली 2-3 रीजन्स हमें दिखे. उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि जिसके कारण हमारी जो गुड्स की प्राइस है वो प्राइस बढ़ती रहती है. तो यहाँ पे ये जो हमने हमारे जो सेकेंड क्वेश्चन था कि कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन वो भी हमने कंप्लीट किया है. मैंने यहाँ पे आपको खाली पॉइंट्स लिखे थे, आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स के हमने एक्सप्लेनेशन का भी रिवीजन कर लिया है. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और इस पॉइंट्स के ऊपर से आप इसकी जो अंदर की जो डिटेल्स है वो आप खुद ऑन लैंग्वेज में आप लिख पाओगे. और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट होता है. आपको होम असाइनमेंट में इस चैप्टर के लिए जो दोनों क्वेश्चन है वो भी आपको रिवीजन में लिखने हैं और हमारा यहाँ पे रिवीजन भी कंप्लीट होता है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू.